नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 को हम पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, जो कि क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 है। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं एनसीईआरटी में पहला पॉइंट क्या दिया गया था। पहला पॉइंट है, महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा था। तो उस समय महोदयपुरम जो था, आज जो केरल राज्य है उसका एक हिस्सा था। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। ये महोदयपुरम 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। तो आज भी केरल की जो भाषा है आधिकारिक मलयालम ही तो है। तो महोदयपुरम क्या था? 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। वर्तमान जो केरल राज्य पड़ता है उसमें उसी का एक हिस्सा था और वहाँ मलयालम भाषा बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में भी किया और शासकों ने मलयालम भाषा का प्रयोग अपने अभिलेखों और लिपियों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो ऐसा माना जाता है जो यह भाषा जो उपयोग की गई वह हमारा जो उपमहाद्वीप था, सरकारी अभिलेख में किसी क्षेत्रीय भाषा का यूज होने वाला पहला उदाहरण है। मतलब जो सरकारी अभिलेख होते थे, मतलब जो राजा शासकों के जो अभिलेख होते थे, उसमें आमतौर पे जो प्रतिष्ठित भाषाएं होती थी, जैसे संस्कृत हो गई या फिर फारसी या तो उर्दू हो गई, ऐसी भाषाएं होती थी। लेकिन यह पहला उदाहरण था, यह पहला तरीका था, पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई एक क्षेत्रीय भाषा जो कि मलयालम भाषा थी, वो भी सरकारी अभिलेखों में उसका भी वर्णन मिलता है। तो ये पहला अभिलेख था, पहला उदाहरण था ये। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृति की ऋणी है, संस्कृत भाषा की। तो ध्यान रखिएगा, तो हम मान सकते हैं कि जो मलयालम भाषा का उदय हुआ है वह संस्कृत भाषा से ही हुआ है। और ऐसा देखा जाता है कि जो मलयालम की प्रारंभिक कृतियाँ थी उसमें संस्कृत की झलक पूर्ण रूप से दिखाई देती थी। आगे देखते हैं। अगला है कि यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। ध्यान रखिएगा, 14वीं शताब्दी का ग्रंथ था लीला तिलकम। व्याकरण और काव्यशास्त्र इसका क्या था? विषय था। विषय क्या था? व्याकरण इसमें बताया गया था और काव्यशास्त्र के बारे में बताया गया था। मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। मणिप्रवालम का अर्थ क्या होता है? हीरा और मूंगा। मणिप्रवालम का अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। मतलब मणिप्रवालम शैली क्या हो गई कि दो भाषाओं का प्रयोग, मतलब जब एक साथ किया जाता है तो मणिप्रवालम शैली उसको हम कहते हैं। और मणिप्रवालम शैली में इसमें दो भाषाएं लीला तिलकम में कौन कौन सी थी? एक संस्कृत थी और एक मलयालम थी। और इसका विषय क्या था? व्याकरण और काव्यशास्त्र था। लिखा कब गया था? 14वीं शताब्दी में। देख लीजिए, इसका हम ये इमेज है, किसका है? लीला तिलकम का ही इमेज है। अगला पॉइंट है जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का महाराज, अर्थात जगत का नाथ। जगन्नाथ का जो विच्छेद होता है, संधि विच्छेद, जगत प्लस नाथ होता है। जगत मतलब दुनिया और नाथ मतलब के प्रभु, मालिक। तो ये विष्णु का ही पर्यायवाची था। जगन्नाथ विष्णु के ही पर्यायवाची शब्द है और इसका अर्थ क्या है? दुनिया के मालिक। अगला पॉइंट है, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। तो अगला पॉइंट क्या बताया गया है कि 12वीं शताब्दी में गंग वंश का एक प्रतापी राजा था अनंतवर्मन। उसने क्या किया कि उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। तो इसमें जगन्नाथ में बताया गया है कि जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है उसको बनाने का कोशिश किसने की थी? राजा अनंतवर्धन ने निश्चय किया था, जो कि गंग वंश के थे। और फिर 1230 में अनंग भीम जो था तृतीय, उसने अपने राज पुरुषोत्तम जगन्नाथ को समर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया था। अगला पॉइंट दिया गया था कत्थक शब्द। कत्थक शब्द का अर्थ क्या है? अगली पॉइंट में दिख रहे हैं। कत्थक शब्द कथा शब्द से निकला है। कत्थक शब्द किस शब्द से निकला है? कथा शब्द से, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कत्थक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में तथा कथा यानी कहानी सुनाने वाली की एक जाति थी। तो कत्थक क्या था? एक जाति थी जिसका काम क्या होता था? भारत के जो मंदिर थे, उत्तर भारत के जो मंदिर थे, उसमें कहानी सुनाते थे। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपना कथावाचन को अलंकृत करते थे। बाद में ये नृत्य का रूप ले लिया। बाद में ये क्या हुआ कि शास्त्रीय नृत्य में भी आता है ना कत्थक। तो शुरू में क्या था कि ये कथा सुनाते थे अपने हाव भाव से, मतलब नृत्य करके
अपने हाव भाव द्वारा इसको रोचक बनाते थे। बाद में ये नृत्य का ही रूप धारण कर लिया। कथक कथा शब्द से निकला है। अगला पॉइंट है 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण कर लिया। तो जब 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन हुए तो उसमें कथक क्या हुआ, एक नृत्य शैली के रूप में अपना रूप धारण कर लिया, नृत्य शैली में बदल गया। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान अर्थात कहानियों लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रश्न बनता है कि कथक में किसकी कहानियों का वर्णन मिलता है, तो राधा कृष्ण की रासलीलाओं के बारे में वर्णन मिलता है और उसी का नृत्य के रूप में दर्शाया जाता है, जिन्हें रासलीला कहा जाता है। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। और रासलीला में क्या होता था, नृत्य के साथ कथक कथाकार के हाव भाव मतलब जो चेहरे की जो हाव भाव होते थे वह भी जुड़े होते थे। केवल नृत्य ही नहीं होता था, चेहरे के हाव भाव भी उसमें जुड़े होते थे। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला। राजस्थान का राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कथक आगे चल के दो परंपराओं में बहुत फला फूला। एक राजस्थान का घराना था जो जयपुर घराना था, जयपुर घराना, और एक लखनऊ घराना था। और यह अवध के अंतिम नवाब जो अवध क्षेत्र था उसका अंतिम नवाब जो था नवाब वाजिद अली शाह, उसके संरक्षण में यह बहुत ज़्यादा फला फूला। क्या, कथक बहुत ज़्यादा फला फूला और कला के रूप में एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। एक और परंपरा थी जो लघु चित्र थे उसको बनाने की परंपरा। लघु चित्र जैसा कि नाम से ही पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते थे जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता था। मतलब इनमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, जल रंगों का प्रयोग किया जाता था और कपड़े या फिर कागज़ पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघुचित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। और जो प्राचीनतम लघुचित्र थे वह तालपत्र अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए हैं जैन ग्रंथों को सुचित्र बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चित्र हैं वो जैन ग्रंथों में पाए गए हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे है कि मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। प्रश्न बनता है कभी कभी अकबर के जो दरबार का था सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था, दसवंत था। नोट कर लीजिएगा कौन था, दसवंत था। इसको नोट कर लीजिएगा, अकबर के दरबार का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था, दसवंत था। तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। आगे देखते हैं बसोहली शैली क्या है। चित्र की एक शैली है। हिमालय की जो तलहटी है उसकी भावपद्र चित्र शैली है। भाव के साथ जो चित्र बनाया जाता था, हिमालय की तलहटी मतलब हिमालय का जो नीचे वाला क्षेत्र था वही बसोहली शैली है। सबसे फेमस पुस्तक थी इस शैली की भानुदत्त की राजमंजरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे फेमस कौन सी बुक है इस शैली की, भानुदत्त की रासमंजरी। तो रसमंजरी किसने लिखी है, भानुदत्त ने लिखी है। इसकी शैली क्या है, बसोहली शैली है। अगला पॉइंट है 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों के अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। तो 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया उसके बाद दिल्ली के जो मुगल दरबार के जो चित्रकार थे उन्होंने अपनी कला को बचाने के लिए क्या किया, पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। अपनी जीविका चलाने के लिए उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले और वे जैसे ही वहाँ पहुँचे उनको आश्रय देने वाले लोग खड़े मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। इसके बाद क्या हुआ कि कांगड़ा शैली विकसित हुई पहाड़ी क्षेत्रों में। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली और 18वीं शताब्दी के मध्य तक ही 1750 के आसपास तक ही कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। इसमें क्या था कि लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। इनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी और इनकी प्रेरणा का स्रोत कांगड़ा शैली के वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयी काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। तो ठंडे नीले और हरे रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते थे और चटक रंगों का प्रयोग नहीं करते थे, कोमल रंगों का प्रयोग करते थे। साथ ही इनके जो विषय होते थे काव्यात्मक होते थे। इनके विषय क्या होते थे, काव्यात्मक होते थे। तो ये कांगड़ा शैली की विशेषताएं थी। अगला देख लेते हैं। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य के दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक है संस्कृत की श्रेणी, दूसरी उससे स्वतंत्र है। तो ध्यान रखिएगा, बंगाली साहित्य को हम दो भागों में बांटते हैं। एक संस्कृत भाषा से जो ऋणी है, मतलब संस्कृत भाषा का पूर्णतः उसमें योगदान है। दूसरा स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद जैसे कि मंगल काव्य, जिसका अर्थ है शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे कि गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल है। तो ये किसमें है,
ये पहली जो श्रेणी है जिसमें संस्कृत महाकाव्य ज़्यादा आए, उसमें से मंगल काव्य और चैतन्य की जीवनियाँ ये सब बहुत ज़्यादा फेमस थी। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल थे। दूसरी श्रेणी में क्या था, नाथ साहित्य शामिल था, जैसे कि मैनामती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि बंगाल के साहित्य को कितनी श्रेणी में हम बांट सकते हैं, तो 2 श्रेणी, एक संस्कृत भाषा की श्रेणी है, एक स्वतंत्र है। संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद में मंगल काव्य और गौड़ी वैष्णव आंदोलन जो था उसके जो नेता थे चैतन्य देव थे, उनकी जीवनी थी। ये किसकी आती है, ये पहली श्रेणी के अंतर्गत आती है। दूसरी श्रेणी में जितनी भी परिकथाएं हैं, जितनी भी लोक कथाएं हैं, जितने भी गाथा गीत हैं, वे दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसे नाथ साहित्य कहा गया। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है। तो जो पहली श्रेणी है उसका काल निर्णय करना सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई हैं जिनसे यह इंगित किया गया कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक थी। तो पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना हमारे लिए आसान है, जो कि 15वीं शताब्दी के बीच से शुरू होकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक थी। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती है, और दूसरी श्रेणी की जो लोक कथाएँ होती हैं, परिकथाएँ होती हैं, वो लिखने से ज़्यादा ना सुनी जाती हैं ना, मौखिक रूप से हम उसको सुनते हैं, तो इसलिए उनका काल निश्चय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए हम उनका काल निश्चय हम सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। ये खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी। ये खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। तो ब्राह्मणों का प्रभाव कम था, इसलिए यहाँ संस्कृत भाषा का प्रभाव भी कम था, इसलिए ये खास तौर पर पूर्वी बंगाल में ही लोकप्रिय थी। अगला पॉइंट है कि ब्राह्मणों को शामिल भोजन करने की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मणों को शामिल भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली का लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इसे निषेध को ढील दे दिया। तो ब्राह्मणों को शामिल भोजन करने की अनुमति नहीं है, हर ग्रंथ में ये लिखा गया है। लेकिन बंगाल का स्थानीय आहार जो था वह मछली पर बहुत ज़्यादा टिका था, मतलब वहाँ का आहार मछली के बिना चल ही नहीं सकता था। इसलिए इसकी लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म में भी बंगाली जो ब्राह्मण थे उन्हें मछली खाने की अनुमति दे दी, वो भी कुछ विशेष प्रकार की मछलियाँ। अगला है बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, बृहद धर्म पुराण बंगाल में रचित है, 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति है। नोट कर लीजिएगा, बृहद धर्म पुराण जो है बंगाल में रचित है, 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें क्या है कि ब्राह्मणों को कुछ विशेष प्रकार की मछली खाने की अनुमति थी। अब हमारा अंतिम बिंदु एक इमेज के रूप में है, जिसमें क्लासिकल डांसेस दिखाई गए हैं। क्लासिकल डांसेस हैं कितने, 8 हैं। ध्यान रखिएगा, क्लासिकल डांसेस हैं कितने, 8 हैं। देख लेते हैं। इसको संगीत नाटक एकेडमी ने वो किया, निर्णय लिया है कि कितने क्लासिकल डांस होते हैं। तो पहला है भरतनाट्यम, जिसे क्या कहा जाता है, सदिर भी कहा जाता है। भरतनाट्यम का एक अन्य नाम क्या है, सदिर है, तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है बताइए, आंध्र प्रदेश का है। ट्रिक क्या है कि जो अंधा व्यक्ति होता है उसे ही वो कच्ची पूड़ी आप खिला सकते हैं ना, तो आंध्रा कच्ची पूड़ी। ओडिसी उड़ीसी का है, उड़ीसा का है, नाम से ही पता चल रहा है। मोहिनी अट्टम केरला, मोहिनी अट्टम क्या है, केरला से है। कत्थक उत्तर प्रदेश को पढ़ाया गया है ना। सत्रिया असम और मणिपुरी मणिपुर। सबसे निवेस्ट कौन है, सबसे जो नया है वो कौन सा है बताइए। 2000 में सत्रिया बना नया है, सबसे नया क्या है 2000 में सत्रिया को, असम का जो कि लोक वो शास्त्रीय नृत्य है उसे ही सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली। सबसे पुराना भरतनाट्यम हो जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।